हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 20 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है वेलकम द नाइन। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि अभी कॉलेजियम सिस्टम ने एक डेडलॉक को ख़त्म किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि जो हाईएस्ट या सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें वहाँ पर वैकेंसीज लगातार बनी हुई है, फिर भी जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। तो देखो, अपनी तरफ से कॉलेजियम ने तो डेडलॉक एक बार ब्रेक कर दिया। अब जो बात है वो सारी की सारी आके टिक गई है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। वो क्या डिसाइड करती है वो जानेंगे, ठीक है। मतलब ये पूरा प्रोविज़न जानेंगे। दूसरा, इधर फेथ एंड हर फ्रीडम कि इस्लामिज़म को लेकर के, तालिबान के रिजीम को लेकर के एक कयास लगाया जा रहा है वर्ल्ड मीडिया में। आइडिया एक मतलब बातें हो रही हैं कि वुमेन राइट्स को वायलेट किया जाएगा तालिबान के द्वारा। तो राइटर एस वाई कुरैशी जी यहाँ पर कुछ एविडेंसेस देते हैं कि इस्लामिज़म में औरतों को कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता दी हुई है, कितनी फ्रीडम दी हुई है, और उनको कैसे मिस इंटरप्रीट किया जाता है तालिबान के द्वारा। और साथ में जो दूसरे वर्ल्ड की जो मीडिया के लोग हैं वो लोग कि बोले एक्चुअल में इस्लाम में जितने राइट्स दिए हुए हैं उनको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, राइट। तो जानेंगे एक दो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको। इसके अलावा हम देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर टू द फोर। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर की डिमांड क्या है। फॉर्मलाइजेशन आप अगर दबाव से लाने की कोशिश करोगे तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, और अर्बन एरियाज में इनफॉर्मल सेक्टर को कैसे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस आर्टिकल में और नीचे वाले इस आर्टिकल में पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स भरी पड़ी है। बस कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं एक्सट्रैक्ट करके आपको बताऊंगा इस आर्टिकल से भी। और ये जो नीचे वाला आर्टिकल है ना, ड्रीमर एंड मॉडर्नाइजर, राजीव गांधी जी से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं डिटेल में, जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है इनफॉर्मल सेक्टर टू द फोर। इस आर्टिकल को लिखा है प्रांजुल भंडारी ने। देखो, अभी आप देखो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हमारे पास में बात करें तो फ्रीक्वेंट अपडेट किसी भी इंडिकेटर के बेसिस पे हम नहीं दे सकते कि कहाँ पर कितना परेशानी हुई है इस पैंडेमिक के चलते। लार्जली अगर बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आज इंडिया की अगर बात करें तो 100 लोगों को जब रोजगार मिलता है ना, जब वो कमाना शुरू करते हैं, उनमें से 80 जो हैं वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर में अगर डिस्क्रिमिनेशन करें तो फॉर्मल सेक्टर का मतलब तो हो गया कि जो भी सरकार के द्वारा रेगुलेशंस, लॉज कुछ भी बनाए गए हैं ना, उनको अगर फॉलो कर रहा है कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेगमेंट, ठीक है, कोई भी सेक्टर, तो उसको बोल दिया जाएगा फॉर्मल सेक्टर। इससे क्या होता है कि सरकार को तो ये फ़ायदा होता है कि इससे इन सारी कंपनियों को या जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है फॉर्मल सेक्टर में, उसके बेसिस पे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का एक स्कोप बनता है। और दूसरी तरफ ये जो फॉर्मल सेक्टर में जो जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए फ़ायदा ये होता है कि उन लोगों को जो भी यहाँ पर रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज हैं, उनके अंडर में जो सोशल सिक्योरिटी नेट है, जैसे इंश्योरेंस हो गया या फिर कोई और फ़ायदा हो गया, पेंशन की बात हो गई, उनके फ़ायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। पेंशन तो चलो ठीक है, मतलब ओवरऑल बात ही हो जाती है कि उनके लिए सरकार का कोई ना कोई प्रोविज़न अवेलेबल होता है। तो ये हो गया फॉर्मल सेक्टर। अब इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के नंबर्स कितने हैं? ओनली 20%। और रिमेनिंग 80% सब लोग किस में काम करते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में, जहां पर कोई भी कानून अप्लाई नहीं होता और अपने हिसाब से वो फिर वहां पर काम किए जाते हैं। जैसे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करो या फिर छोटे मोटे जो MSMEs होते हैं उनकी बात करो, घरों पे जो कोई छोटी इंडस्ट्री लगा रहा है वो, ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं। तो इंडिया में 80% एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रहा है? 80% लेबर फोर्स का जो हिस्सा है वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें? इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। और GDP का 50% जो प्रोडक्शन है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही आता है। और इसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा नदारद कर रखा है, इग्नोर कर रखा है। तो इसमें यही चीज़ मेन बताई जा रही है कि इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रखा है इनफॉर्मल सेक्टर को, और इसकी कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा भुगतनी पड़ती है। रिजल्ट क्या होता है? एक तो जॉब लॉसेस बहुत हो गई, वेजेस के लॉसेस बहुत हो गए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसके बाद में आप देखो कि लाइवलीहुड जो है वो इन लोगों के लिए अर्न करना मुश्किल हो जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पेंडेमिक के टाइम पे जो माइग्रेंट क्राइसिस आया था वो, ठीक है। अब इनफॉर्मल सेक्टर अगर सही से काम करे ना तो सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और सप्लाई साइड में जब कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो उससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट्स कर नहीं पा रही है, जो कि अपने आप में एक दुखद बात है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो
कि डिमोनेटाइजेशन जैसे अप्लाई हुआ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुई थी? इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोगों को ही हुई थी। फिर उसके बाद में गाँव की तरफ जाना शुरू कर गए थे जो माइग्रेंट्स थे, ठीक है, कि बोले शहरों के अंदर तो इतना काम मिल रहा नहीं, अब गाँव में चलें। सेम चीज़ पेंडेमिक के टाइम पे हुई। पर एक प्रॉब्लम क्या है कि गाँव में गए, उनको रोज़गार मिला, पर शहरों में जितने वेजेस मिलते हैं उसके कंपैरिजन में 2 से ढाई गुना कम। मतलब आप मानो कि शहरों में अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो गाँव में जा रहे हैं ना लोग, कोई भी, तो उनको आप देखो 50% या उससे भी कम उनके वेजेस हो जाते हैं। तो वो नुकसान भी तो हो रहा है ना उनको, तो जीडीपी भी डिक्लाइन कर जाती है इससे। तो ये ओवरऑल एक सेगमेंट देखो कि इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर सीधा असर, और उसका असर जीडीपी पे भी देखने को मिला, क्योंकि 8 नवंबर का दिन था जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया, और उसका रिजल्ट आप देखो 2017 में हमारी इकोनॉमी एक तरीके से रिसेशन या फिर कह सकते हैं डिक्लाइन की ट्रेंड में आ चुकी थी। इनफॉर्मल सेक्टर लगातार परेशानियों का सामना करती है, और इसमें से एक परेशानी तब हो जाती है जब हमारे नेशन वाइड लॉकडाउन लगता है 2020 में कोविड की वजह से। साथ में आप देखते हो इनएडिक्वेट सेफ्टी नेट्स अवेलेबल है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस इनके पास में अवेलेबल नहीं होता। रही सही में सुबह जाओ कमाओ और शाम को खा लो, इसके अलावा इनके पास में कोई लंबा प्लान नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइफ ही इतनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल हो जाती है कि प्लान ही नहीं कर पाते इन चीज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद में इनफॉर्मल सेक्टर के लोग जो गाँव की तरफ चले गए, उन लोगों को फिर वहाँ पर रोज़गार मिला भी, तो वहाँ पर वेजेस का हमने हाल देखा कि 2 से ढाई गुना कम तक इनकम रहती है शहरों में जब वेजेस वो अर्न करते हैं उसके कंपैरिजन में, अगर गाँव में जाकर के वो एम्प्लॉयमेंट गेन भी करते हैं तो। इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात करें तो आज जहाँ पर इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे जो रिटेल इन्फ्लेशन है जो कि 5.5 समथिंग रेट के लगभग चल रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात भी करो तो उसके बेसिस पे जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो भी आप देख सकते हो 11 पॉइंट समथिंग आ चुकी है जुलाई के अंदर। तो ये जो रेंज है ना ये कोई कम नहीं है, ओके। अब इसमें एक मेन प्रॉब्लम आ रही है, वो है सप्लाई साइड डिसरप्शन। अब आप एक बात बताओ कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर को आपने सही से एकदम मैनेज किया होता, इनको रिकॉग्नाइज करके इस डिसरप्शन से इनको प्रोटेक्ट किया होता, तो इनफॉर्मल सेक्टर सप्लाई साइड में तो काम करता है ना, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है, चाहे गुड्स करे चाहे सर्विसेज प्रोड्यूस करे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बड़ी कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं लोग, उनके बेसिस पे जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनको कॉम्प्लीमेंट करती है, ये इवन लीड करती हैं। तो ये सप्लाई साइड में डिसरप्शन आ गया जब भी इनफॉर्मल सेक्टर को आप कोलैप्स होते हुए देखते हो, और उसी की रिजल्ट क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक बार जून में जो आरबीआई को 4 ± 2% की रेंज दी हुई है ना, उसको ब्रीच करते हुए 6% से भी ज़्यादा पहुंच गया था। तो बोले इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनफॉर्मल सेक्टर को हम प्रोटेक्ट करें। जैसे फूड आइटम्स की बात करो, टेक्सटाइल्स की बात करो, है कि नहीं। 384 मिलियन इंडिविजुअल्स है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, जो कि इसका आधा हिस्सा तो एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करता है, और ज़्यादातर वो कहाँ पर रहते हैं एग्रीकल्चर वाले, रूरल एरिया में। इसके अलावा बचा हुआ जो आधा हिस्सा है वो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करेगा। इसमें भी देखो जो नॉन एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग हैं उनमें आधे लोग तो गाँव में हैं और आधे लोग शहरों में हैं। अब आप देखो इस तरीके से पूरी कैटेगरी को अगर देखोगे तो इसका पूरा असर पेंडेमिक के हिसाब से देखो तो कितनी ज़्यादा एक ग्रेवर सिचुएशन निकल के आती है कि टोटल 384 मिलियन अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है ये लेबर फोर्स में से भी। तो इस इनफॉर्मल सेक्टर को अगर इग्नोर किया जाता है तो गड़बड़ है। देखो फॉर्मल सेक्टर में तो अभी पता तो पड़ी है केवल 20% वर्कफोर्स ही वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और पेंडेमिक ने इनको ज़्यादा परेशान भी नहीं किया, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर वाले जो थे उनके लिए उनकी कंपनियों ने एटलीस्ट उनके लिए जो लाइवलीहुड अर्निंग थी या बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो सैलरीज थी वो तो दे ही दी ना। माना कि ठीक है कि उनकी सैलरीज डाउन हुई है जब ये पेंडेमिक की वजह से परेशानियां शुरू हुई है, पर कम से कम उनको रोटियों की परेशानियां तो नहीं हुई ना। हम जिन 5 बेसिक नीड्स की बात करें 5 में से 3 तो कम से कम मिले ही, जिसमें रोटी कपड़ा मकान तो है ही। इसके अलावा आप हेल्थ और एजुकेशन दो इनकी और बात कर लो तो ओवरऑल एक बेसिक नीड आपकी समझ में आ जाएगी। तो रोटी कपड़ा मकान में ही प्रॉब्लम आने लग गई थी अर्बन एरियाज़ में जो इनफॉर्मल सेक्टर के इंडिविजुअल्स थे उनको। इसके अलावा बड़ी कंपनियां जो थी उनको अभी हमने देखा
कोविड को ऑक्सफैम ने क्या बोला, एक तरीके से इनइक्वालिटी वायरस, क्योंकि जो रिच था और रिचर हो गया और जो पुअर था, मतलब आप देखो मिडिल क्लास की भी बहुत सारी फैमिलीज अब बिलो पुअर्टी लाइन पहुंच गई है। तो ये सिचुएशन अपने आप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाली बन के आती हैं। और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए तो भाई सरकार ने सारी अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ कर दी थी, चाहे उनकी कॉस्ट कटिंग की बात करो क्योंकि उन्होंने फायर कर दिया। दूसरा, लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट चल रहा है। आप देखो आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का क्या लेवल कर रखा है, 4%, जो कि मिनिमम लेवल पे चल रहा है। ओके, तो उससे क्या हो रहा है, मार्केट में सस्ते में इनको लोन मिल रहा है। या फिर कैपिटल मार्केट में देखो, चाहे इक्विटी या डेट मार्केट की देखो, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो और साथ में सरकार अपनी तरफ से पूरा पुश कर रही है कि फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए इंडस्ट्रीज़ को। अब फॉर्मलाइजेशन की तरफ आप लेकर के जा रहे हो तो आपका तरीका क्या है ये तो बताओ कम से कम। क्या आप परसुएशन कर रहे हो या फिर कॉर्जिव मैनर में आप कर रहे हो, उनको दबाव बना करके कर रहे हो। तो ये सारी जो पॉइंट्स है ना, ये फेवर कर रहे हैं उन सारे इंडिविजुअल्स को जो कि लिस्टेड फॉर्म में या किसी ना किसी फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये इनके साथ में इनको इतनी परेशानी नहीं हुई है। बट दूसरी तरफ आप देखो जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उन लोगों की रिकवरी क्या अभी भी हो पा रही है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर 80% इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की रिकवरी नहीं हो रही है तो क्या इकोनॉमी रिकवर कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत मुश्किल है। कोविड-19 की फर्स्ट वेव जब गई थी ना 2020 में, ठीक है, तो उस टाइम पर जो फॉर्मल सेक्टर के लोग थे उन लोगों के पास में पैसा था शुरू में। तो जैसे ही फर्स्ट वेव खत्म हुई तो मार्केट में डिमांड किसकी बढ़ने लगी थी? लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है, जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार या फिर हाउस, इनकी परचेजिंग हुई थी। आप एक चीज़ बताओ, आपने एक बार कार खरीद ली तो क्या कल भी खरीद के लाओगे? कार तो एक बार खरीद ली गई 2-3 साल की। तो ये तो लॉन्ग टर्म के थे। तो उस टाइम पर परचेजिंग आपने करवाई और जो फॉर्मल सेक्टर के इंडिविजुअल्स थे, अर्बन एरियाज़ के जो एफ्लुएंट क्लास से बिलोंग करने वाले, अच्छी खासी फैमिलीज से बिलोंग करने वाले लोगों ने अगर खरीदारी की थी और उसके बेसिस पे आप बोलते हो इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड है, गलत है। आप कैसे कह सकते हो? वैक्सीनेशन शुरू हो गया। अब वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद में अब धीरे धीरे गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो थोड़ी थोड़ी राइज हो रही है। पहले तो केवल गुड्स की डिमांड थी, अब सर्विसेज जैसे कि रेस्टोरेंट में जाना हो गया, ब्यूटी पार्लर जाना हो गया, या फिर और कोई सर्विस आप लेना चाहो, कहीं पे टूरिज्म के लिए आप घूमने कहीं जा रहे हो, फैमिली प्लान ट्रिप किया आपने, ट्रिप प्लान किया है, इस तरीके से तो सर्विसेज की तरफ अब आप जाना शुरू करोगे। बट ओवरऑल आप देखो कि जो रियल वेजेस हैं वो तो डाउन ही चल रहे हैं ना अभी। ऐसे में हमें इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर को हमें बहुत समझदारी के साथ में सपोर्ट देने की ज़रूरत है, रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है। चलो ये तो अच्छी बात है कि 40% अगर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो अभी थोड़ा रेजिलियंस दिखा रहा है। वजह कि एक तो रूरल वेजेस है ना वो ठीक ठाक मेंटेन रहे हैं अभी इन दिनों के अंदर। दूसरा, पेंडेमिक के टाइम पे भी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ थी उनको बिल्कुल बैन नहीं किया गया, चाहे लॉकडाउन लगा दिया गया हो। मॉनसून की कंडीशन भी मोर और लेस ठीक रही। इसके अलावा फूड ट्रेड की बात करें तो एक्सपोर्ट अच्छा रहा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, है ना। इसके अलावा लॉकडाउन लगने के बावजूद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रुकी नहीं और वेलफेयर स्कीम्स के चलते गवर्नमेंट ने भी बहुत पैसा खर्च किया है गाँव के लोगों के वेलफेयर के लिए। पर ये एग्रीकल्चर और ये इनफॉर्मल सेक्टर का तो ये तो हमारा रूरल पार्ट हुआ ना। अर्बन पार्ट के ऊपर एक सवाल आता है कि अर्बन एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, उनका क्या? सेकंड कोविड वेव आती है, आपको पता है कि गुड्स का जो कंजम्पशन है उस पर जो है थोड़ा असर देखने को मिलता है। अब आप देखो कि अर्बन एरियाज में या फिर जहाँ पर भी इनफॉर्मल सेक्टर में लोग रहते हैं वो लोग क्या किस चीज़ में अपनी खुशी समझते हैं? उनके पास अगर एक 2 व्हीलर हो जाए और अपने घर की रिपेयर कर दे या फिर मेंटेन भी कर ले प्रॉपर्ली, तो ये चीज़ें तक भी दुश्वार हो गई उन लोगों के लिए। तो ऐसे में हमें लॉन्ग टर्म कंजम्पशन को अगर वाकई में रिवाइवल देना है ना तो हमें इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, इनफॉर्मल सेक्टर को कुछ सपोर्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या ऐसी की ऐसी बनी रहेगी ये अपने आप में डाउटफुल है। तो इसके लिए क्या किया जाए? जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है ना उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं वो लोग अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सके। क्योंकि आपने जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा है या फिर एक सेगमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है कि एक खेत है उसमें अगर 2 जने मिलकर के काम करेंगे तो भी उतना ही अनाज प्रोड्यूस होगा
कितने 10 जने मिलकर के कर रहे हैं, तो 8 जने तो अनएम्प्लॉयड हो गए कि नहीं। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि घर के अंदर काम है कुछ, बस उसमें इन्वॉल्व हो गए, बोलो कि काम ही नहीं है तो क्या करें, घर वालों को ही कॉपरेट कर देते हैं, पर एक्चुअल में उनकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पर नहीं निकल पा रही है। ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का एक पॉइंट है। तो जो एग्रीकल्चर सेगमेंट है उसको भी डाइवर्सिफाई करो, रिफॉर्म्स लेकर के आने जरूरी हैं। और दूसरी तरफ आप देखो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसमें भी 40% इनफॉर्मल सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो गए जब कभी भी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आता है। एग्रीकल्चर में चलो ठीक है कि खेत है तो 2 जनों की जगह 5 जने मिलकर के काम कर रहे हैं, कम से कम करने को काम तो मिला उनको, ठीक है। चाहे वो उनकी प्रोडक्टिविटी का प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर काम तो है और कुछ तो मिलेगा उनको, चाहे 5 रुपये मिले हो चाहे दिन के। दूसरी तरफ जो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ में प्रॉब्लम, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स की आप बात करो या फिर रैग पिकर्स की बात करो, इनके साथ में कितनी प्रॉब्लम हुई जब लॉकडाउन हमारे यहाँ पर पेंडेमिक के टाइम पे लगाया गया, ठीक है। एक हिस्सा जो गांव में रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा हमने देखा अभी कि 384 मिलियन जो वर्कफोर्स का हिस्सा है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है और उसका एक हाफ पार्ट जो है वो गांव में रहता है। अब आप देखो वहां पर कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स की अगर बात करें तो। इन तीनों सेक्टर्स में आप देखो अभी ग्रोथ आना बाकी है। वैसे तो सिल्वर लाइंस देखने को मिल रही है कि हाँ थोड़ी सी अपराइज हो रहा है, वेजेस भी राइज हो रहे हैं, जॉब्स भी मिल रही हैं, पर एक तरफ जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट देखो और दूसरी तरफ डिमांड की बात करें तो दोनों चीज़ें, डिमांड तो बिल्कुल रुकी हुई पड़ी है, इसकी तो राइज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिमांड राइज होगी तब जाके सप्लाई थोड़ी बढ़ेगी। पर हाँ एक बार इन्फ्लेशन का डर है इसमें भी, ठीक है। और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए जो सरकार की तरफ से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं। पर सवाल यह आ जाता है कि गाँवों से रहने वाले आधे जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, तो बचे हुए आधे लोग कहाँ रह रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में। उनकी वो लोग कहाँ काम करते हैं, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, वहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो राइटर जो हैं वो बोल रही हैं कि FTSE इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट में हम देखें, हमने खुद ने रिसर्च की है जिसमें हमें ये पता पड़ा है कि जो फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जितना एक सपोर्ट दिया गया है ना गवर्नमेंट के द्वारा, उतना इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों को नहीं मिला है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो होती है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि आप 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर ग्रोथ आप मेजर करना चाह रहे हो और कंपैरिजन करोगे 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में, तो आपने करंट प्राइस के ऊपर देखा, ठीक है, आपने जस्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में आपकी ग्रोथ चेक की ना, तो वो हो जाती है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो बोलो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एक तरीके का अच्छा इंडिकेटर है कि किस तरीके से कॉरपोरेट सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं। ओके, अब सवाल यह आ जाता है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के कंपैरिजन में अगर फॉर्मल सेल्स की अगर बात करें ना, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो क्या जीडीपी ग्रोथ एक फॉर्मल सेल्स का मतलब हो गया एक तरीके से कि जो कॉरपोरेट, जो प्राइवेट हाउसेज हैं या बिजनेस हाउसेज हैं, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने का, तो बोलो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है ना, वो तो रह गई डाउन, जबकि फॉर्मल कॉर्पोरेट सेल्स हैं वो बढ़ गई। अब आप एक चीज़ बताओ, फॉर्मल कॉर्पोरेट सेल्स को कौन परचेज करेगा, जो एफ्लुएंट फैमिलीज हैं वो। तो ऐसे में आप बताओ कि जो कॉर्पोरेट सेल्स है वो तो बढ़ गई पर जीडीपी राइज ही नहीं हो रही है, तो ऐसी क्या कमी रह गई? वो कमी क्या है, अर्बन एरियाज में जो इनफॉर्मल सेक्टर है उस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, डिमांड बहुत होती रही है कि इनफॉर्मल सेक्टर को सप्लीमेंट करो, ठीक है, और कोशिश ये की जा रही है सरकार के द्वारा कि फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या कंपनियां हैं, इनको रूल रेगुलेशन के अंडर में लेके आया जाए, इनको बेनिफिट्स भी दिए जाए और साथ में इनसे टैक्स भी कलेक्ट किया जाए। बट राइटर एक चीज़ बोलती है कि ये परसुएशन होना चाहिए, इसमें आप उनकी रजामंदी लेकर के करो, एक तरीके से कंसेंसस क्रिएट करो, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर आप दबाव बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि बड़ी फर्म्स तो देखो कैसे भी करके अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रख लेती हैं, है ना, पर छोटी फर्म्स में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ा है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मजबूरी होगी, अब क्या करें, नौकरी करते थे पर अब क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कल परसों तो मतलब क्या, मैं कोविड टाइम पे बीच में जब ब्रेक आया था थोड़ा सा ना फर्स्ट वेव के बाद में, तो मैं गया था, एक चौराहे पे खड़ा था, ठीक है, तो वहाँ से मुझे मेरे घर आना था, तो मैंने एक
ई रिक्शा के पास में खड़ा था, मैं वेट कर रहा था, तो उससे बातचीत करने लग गया मैं ऐसे ही। तो उस बंदे ने बताया, बोला कि मैं एक सुपरवाइज़र का काम कर रहा था यूपी में, और वहाँ पर मेरी सैलरी थी 25,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, शायद 35 और 25,000 समथिंग बताई। तो फिर मैंने कहा ये ई रिक्शो, बोले क्या करें, बच्चे हो गए मेरे, ठीक है, बच्चे हैं छोटे, उनका पेट भरना भी तो होता ही है। वहाँ पर अच्छी खासी जॉब चल रही थी, पर कोरोना के चक्कर में फैक्ट्री से मुझे निकाल दिया, और अब फिर मुझे यहाँ पर ये किराए का ई रिक्शा लिया है, जो कि मैं मेरे सेठ को फिर बाद में कुछ पेमेंट देता हूँ शाम को, और कुछ हिस्सा मेरे हाथ लगता है। तो आप ये देखो कि फॉर्मल सेक्टर से भी लोग कितना ज़्यादा इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ चले गए, मजबूरियां कितनी हो चुकी हैं। तो बोले इस चीज़, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको ये, ठीक है, और मजबूरन उसको फिर बाद में ई रिक्शा जो सुपरवाइजर का काम कर रहा था, राइट। तो एक लेवल भी देखो ना, वेजेस का, सैलरी लेवल, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किलों वाली देखने को मिली। अब इसका मतलब है कि हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखो एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। मतलब ये है देखो कि फॉर्मलाइजेशन, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें, ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस आपने अभी तक बेसिक पढ़ लिया होगा कि ग्रोथ में आप देखते हो कि क्वांटिटेटिवली मैनर में, कि एक फैमिली है जिसकी पहले ओवरऑल इनकम थी 25,000 रुपये पर मंथ, और वो बढ़कर के अब हो गई 50,000 रुपये पर मंथ, पर वहां पर क्वांटिटी देखी गई है, तो ये तो ग्रोथ हो गई ना प्लस में। अब आप एक चीज बताओ कि इन 25,000 में आपने एडिशन 25,000 और कर दिया, पर वो एडिशनल 25,000 है ना, वो हर महीने आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा काम हो रहा है जिसके चलते वो वेस्टेज में ही चले जा रहे हैं। तो क्या ये डेवलपमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। अगर उन एडिशनल 25,000 रुपए का यूज़ किया जाए कुछ और प्रोग्रेसिव मैनर में, जैसे कि आप घर के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करो, है ना, घर के अंदर कुछ सिस्टम ऐसे लेकर के आओ जिसके चलते आपको बेनिफिट हो और घर के लोग एम्पावर्ड फील करें, तो आप उसको डेवलपमेंट बोलते हो। सेम चीज़ आप कंट्री लेवल पे अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मलाइजेशन का यूज़ करना किस लिए? कि भाई हम इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करना चाहते हैं। तो बोलो फॉर्मलाइजेशन तो डबल एज्ड स्वॉर्ड है, जिसमें एक तरफ तो आप जो ट्रेडिशनली एसोसिएटेड लोग हैं, जो अपने घरों पे बैठ करके छोटे मोटे काम कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, उनके ऊपर एक तो आप दबाव बना रहे हो, ठीक है, कि आप ज्वाइन करो फॉर्मलाइजेशन को। दूसरी तरफ अगर उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया तो उनके ऊपर फिर आप टैक्स लगाना शुरू कर दोगे, आप उनको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दोगे। तो ये चीज़ें ना बड़ी मुश्किल वाली हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में आप इनफॉर्मल सेक्टर को इनफॉर्मल ही रहने दो, पर उनके लिए आप प्रोविजन ऐसे कर दो ना जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे में कंस्ट्रक्टिव मैनर में फॉर्मलाइजेशन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनिकली अगर फॉर्मलाइजेशन आ रहा है, मतलब शुरुआत से ही कोई कंपनी ये चाहे, या कंपनी अपनी खुद की इच्छा से रजिस्टर होना चाहे कि हाँ, जो सरकारी कानून है उनके बेसिस पे हम हमारे अपने आप को रजिस्टर कराएं, चाहे वो इनकम टैक्स वाला एक्ट हो या जीएसटी हो, किसी भी टैक्स में वो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहे, वो फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, फॉर्मलाइजेशन के नाम पे सरकारी नुमाइंदे जाते हैं और फिर वो एक्सटर्नल प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं कि जी आपको जल्दी से जल्दी अब ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं आपकी कंपनी को हम बैन कर देंगे। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देता है। तो फॉर्मलाइजेशन है ना, इसको अगर सस्टेनेबल बनाना है आपको, तो उसके लिए आप उनको परसुएड करो, ना कि उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स शहरों में भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। देखो गाँव में तो नरेगा जैसी स्कीम चल रही है, तो उसकी वजह से गाँव के लोगों को इतनी परेशानी नहीं हुई। तो नरेगा जैसी स्कीम शहरों में भी अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ अर्बन एरियाज़ में भी वेलफेयर स्कीम्स का जो है फ़ायदा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको डबल कर दिया जाए। अब मेन फोकस तो देखो सरकार क्या करती है, केवल डेटा पे, और शॉर्ट टर्म जॉब्स के लिए तो जल्दी जल्दी कर लेती है काम कि रोड बनवा दो, ये बनवा दो, क्या नाम है इसका, ब्रिज बनवा दो। तो 1 साल 2 साल तक तो जॉब दे दी, पर उसके बाद में जैसे टेंडर खत्म हुआ बेरोजगारी शुरू। तो इस चीज को हमें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना होगा। कुछ परमानेंट डायरेक्ट अर्बन सोशल वेलफेयर स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना जरूरी है, जिसके चलते आप सस्टेनेबल मैनर में सोशल वेलफेयर स्कीम्स सिटीज में भी इंप्लीमेंट करो, और इसका फायदा वहां पर अर्बन ड्वेलर्स, जो अर्बन एरियाज में जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको मिले, ठीक है। रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्मॉल बिजनेसेस, इनको ग्रोथ करवाओ, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में प्रोडक्शन की बात करो उसमें 50% पार्टिसिपेशन है इनका जीडीपी में।
तो अगर आप केवल फॉर्मलाइजेशन की तरफ चले गए तो जीडीपी आप एफर्ट तो लगाओगे 8% से ग्रो कराने की, पर एक्चुअल में ग्रोथ होगी केवल और केवल 4% की, क्योंकि अभी तक भी आपने रिमेनिंग 50% वाली जीडीपी में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं उन पर ध्यान ही नहीं दिया, है कि नहीं। तो ब्रॉडर लेवल पे हमें बिग लर्निंग क्या है इस पेंडेमिक से, तो इंडिया जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए अब सोचना शुरू करे, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप आपने एनकरेज की, पर वो फॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे की, उस चीज पर फिर डाउट आता है। तो सवाल क्या है कि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को साथ में लेकर के चलो। ये नहीं होगा कि इनफॉर्मल को फॉर्मल बना करके ही आप काम करवाओ, नहीं, दोनों सेक्टर्स को पैरेलली चलने दो, दोनों जरूरी हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर है ना कि इसकी वेलफेयर कब हो सकती है, जब पॉलिसी डिसीजन प्रॉपरली की लिए जाएंगे, सरकार सही कानून बनाएगी, सही तरीके से काम करेगी, और इसका फायदा देखो फिर आने वाले टाइम पे पूरी इकोनॉमी को मिलेगा। नहीं तो आपको पता ही है कि अगर पॉलिसी में कहीं प्रॉब्लम हो गई तो फिर बाद में आप चाहे कितने एफर्ट्स कर लो, जो आपके टारगेट्स है ना वो धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है। फिर एक छोटा सा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में देखो वैसे तो राजीव गांधी जी को प्रेज किया जा रहा है और कांग्रेस की बातें बताई जा रही है। खैर फिलहाल हमारा जो पॉइंट है ना वो ये, अ ड्रीमर एंड मॉडर्नाइजर। देखो एक तो इंडिया में कंप्यूटर्स का जो इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई थी वो देखो राजीव गांधी के टेन्योर पे हुई थी, जिससे कि एक कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। और आज देखो हम एजुकेशन भी इसी के बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा इनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आए थे। अब आप एक देखो, जब राजीव गांधी आए थे ना तो इन्होंने जितने भी वायलेंट आउटब्रेक हो रखे थे, पंजाब, असम, मिजोरम, नागालैंड, कश्मीर, यहाँ पर एग्रीमेंट्स करवा लिए थे, शांति स्थापित की थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनका। इसके अलावा कंप्यूटर्स वाला मैं बता चुका हूँ, ओके। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 लाया गया था, जिसमें जो डिफेक्शन किया करते थे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, इलेक्शन तो लड़के आ गए XYZ पॉलिटिकल पार्टी की पे और टिकट के ऊपर, और फिर उसके बाद में ज्वाइन कर ली दूसरी पार्टी को और सरकार के अंदर मेंबर बन गए। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी बोला गया था, इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, उस टाइम पर भी राजीव गांधी जी ही प्रधानमंत्री थे, वो लाए, उनको बनाया गया था। फिर उसी में आप देखोगे कि ये जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें शेड्यूल 10 ऐड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अभी भी है, और उसी में फिर बाद में एक और अमेंडमेंट लाया जाता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। उसमें प्रोविज़न और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिए जाते हैं कि कोई भी पार्टी के मेंबर्स अगर मिल करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने की कोशिश करें आफ्टर इलेक्शंस, तो उनको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए ये प्रोविज़न था, एंटी डिफेक्शन लॉ का ये दूसरा प्रोविज़न। इसके अलावा वोटिंग राइट, पहले हमारे यहाँ पर आप देखोगे 1980 से पहले 21 ईयर्स तक था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो देखो हमने शुरू में ही ले लिया था, क्योंकि आप जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की जो बुक पढ़ते हो उसमें क्या दिया हुआ है सीधा सीधा, कि एक ऐसा प्रोविजन था जिसके ऊपर कोई डिबेट करने की जरूरत ही नहीं थी, बिना डिबेट बिना डिस्कशन के सीधा वोटिंग हो गई, बोला हाँ ये तो करना ही है। वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और उसमें क्या प्रोविजन था कि 21 साल या इससे ज़्यादा उम्र के जो भी लोग हैं इंडिया के, इंडियन सिटीजन्स, उन सभी को राइट है वो वोट दे सकते हैं। अब उसको घटा करके 18 साल में कब किया गया, जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और वो भी राजीव गांधी के टाइम पे लाया गया था। इसके अलावा आप देखोगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करने की डिमांड बहुत सारी कमिटीज़ ने की थी, और पहल अगर किसी सरकार ने की थी तो वो थी राजीव गांधी सरकार। और उसका रिजल्ट क्या रहा कि 1992-93 के टाइम पे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, और उसका रिजल्ट ये है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनको आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है, जिसके बारे में आज भी आप पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा जो जवाहर नवोदय स्कीम है, जिसमें फ्री रेजिडेंशियल स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो बोलो वो आज भी काम कर रही हैं। लगभग 660 इस तरीके की जवाहर नवोदय विद्यालय काम कर रहे हैं। MTNL, VSNL, C., बोले ये सारी की सारी जो डिजिटल इंडिया का जो आज हम आइडिया आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं ना, बोले उसका आइडिया गांधी और राजीव गांधी के टाइम पे ही आ चुका था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनकी लाइफ से रिलेटेड, वो हमने देखे। अब हम आगे चलते हैं। फाइनल तो क्या बोलेंगे, इस आर्टिकल में देख लेते हैं अभी
वेलकम द नाइन। देखो इस आर्टिकल में बताया हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अभी 9 नाम रिकमेंड किए हैं कि जिन लोगों को अभी अपॉइंट किया जाना चाहिए, नाम रिकमेंड किए हैं। ठीक है, किसको? प्रेसिडेंट को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेम्स रिकमेंड कर दिए गए हैं। और इन नेम्स में आप देखोगे तो कुछ 3 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें से एक लेडी भी हैं। अगर उनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे हो जाता है तो चांसेस बन जाएंगे पूरे कि इंडिया को पहली लेडी या फिर विमेन या फिर वोमेन, हम बोलेंगे यहाँ पे वुमेन CJI मिल जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेडी मिल जाएगी। पर वही बात है, अब डिपेंड ये करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसाइड करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जिसको लीड कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जी अभी कर रहे हैं। तो उन्होंने 22 महीने से अभी तक लगातार जो एक एम्पैस, एक डेडलॉक जो बना हुआ था ना, उसको तोड़ा है। क्योंकि आप देखो कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की वो है 34, उसके बावजूद वहां पर वैकेंसीज 10 के लगभग है। ओके, तो उन वैकेंसीज को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। डे बाय डे प्लेथोरा जो है वो फाइल्स का, ड्यू फाइल्स का, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जजेस की अपॉइंटमेंट अगर डिले होती है ना, तो फिर वही बात है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ऐसे में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के जो डेडलॉक था उसको तोड़ा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर एक कैविएट है, एक वार्निंग है कि अभी जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं कॉलेजियम सिस्टम, देखो वो थोड़ा सा ओपेकनेस पे बेस्ड है, क्लैरिटी वहाँ पर नहीं है, और उसके चलते इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर सवाल भी बहुत बार उठते रहते हैं। वैसे तो अक्टूबर 2017 में कॉलेजियम को लीड किया करते थे उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? दीपक मिश्रा जी। तो उन्होंने बोला कि अब से हम कॉलेजियम में जो भी कोई हम अपॉइंटमेंट लेंगे या किसी भी नाम को रिजेक्ट अगर करेंगे तो उसके पीछे का जो भी हमारी प्रोसीडिंग होगी, जो भी हमारी मतलब एक तरीके से सर्च होगी, जो भी हमारे रीजन्स होंगे, बोलो उन रीजन्स को हम पब्लिक डोमेन में ओपनली रखेंगे, जिससे कि पता पड़ जाए कि इस जज को हमने क्यों अपलिफ्ट किया है, क्यों हमने हाईलाइट किया है। इस प्रैक्टिस को शुरू करने की बात ही हुई थी कि तभी सितंबर 2019 आते आते कॉलेजियम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम के चीफ बन जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। और उन्होंने जो एक ट्रेंड चलता आ रहा था, ठीक है, उस ट्रेंड को एक बार ब्रेक लगा दिया। वो कैसे? जस्टिस कुरैशी, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट होना था मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे। ठीक है, चीफ जस्टिस के तौर पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इनका जस्टिस कुरैशी का अपॉइंटमेंट होना था। पर होता क्या है कि गवर्नमेंट को जैसे ही फाइल भेजी गई, इनके नाम रिकमेंड किए गए और उसके बाद में फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया, तो उनको फिर बाद में आप ट्रांसफर कर देते हो चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा के नाम पे। अब एक तो आप देखो मध्य प्रदेश का कोई जज बने चीफ जस्टिस और एक त्रिपुरा का, तो आप दोनों में कंपैरिजन थोड़ा सा देखो, दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनली कोई डिफरेंस नहीं है, पर एक बार आप पावर वाइज देखो या फिर ज्यूरिसडिक्शन वाइज देखो तो मध्य प्रदेश वाला हाईकोर्ट थोड़ा सा पावरफुल आपको फील हो रहा होगा त्रिपुरा के कंपैरिजन में। तो ये जो पोजीशन थी, ये आपने यहां पर डाइवर्जन देखने को मिला। फिर आप देखते हो कि जस्टिस कुरैशी, आप उनको 2018 नवंबर की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पर क्या कंडीशन थी? अब आप देखो कि यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए क्यों एलिजिबल थे, क्योंकि वो गुजरात हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बन गए थे एक्टिंग, मतलब केवल कार्यरत कुछ दिनों के लिए, जब तक नए कोई चीफ जस्टिस की तरह कोई किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक गुजरात हाईकोर्ट के वो चीफ जस्टिस बने रहे। अब आप देखो कि गुजरात हाईकोर्ट के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस को आप त्रिपुरा हाईकोर्ट में भेज देते हो, जबकि उनकी एलिजिबिलिटी थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपॉइंट करने की, और फिर उसके बाद में आपने अपॉइंटमेंट जो त्रिपुरा में किया उससे संबंधित कोई आपने पब्लिक डोमेन में कोई एक चीज़ें इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं की। तो ये चीज़ फिर बाद में कॉलेजियम पे डाउट क्रिएट कर देता है कि क्या काम किया जाता है कॉलेजियम के द्वारा, जिसके तहत जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनके पीछे के रीजंस क्या है वो किसी को पता ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब साथ में अभी हम बात तो कर रहे हैं कि इंडिया को फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल सकती है, पर सवाल यह है कि उनका टेन्योर कितना होगा? बोलो मात्र कुछ महीनों का रह जाएगा जब वो अब यहाँ पर अपॉइंट होकर के आती भी हैं। तो देखो हमारे पास में जो विमेन जजेस हैं बहुत सारी अवेलेबल हैं, उनको एलिवेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो हाई कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट करो जिससे कि उनके पास में एक्सपर्टाइज आए, और फिर उसके बाद में उनको अपलिफ्ट करके और पहुंचाया जाए कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट तक।
अब आप देखो पाकिस्तान, जिसको हम हमारे से थोड़ा सा बैकवर्ड मानते हैं ना, वहां पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहली लेडी बन चुकी है। ठीक है, तो वही चीज बोला हम लर्निंग कर सकते हैं हमारे आसपास के कंट्रीज से भी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को ऑनेस्ट मैनर में बनाए रखना बहुत जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ही जाल के अंदर फंस जाओ और जो आपके टारगेट्स हैं वो आप अचीव ना कर पाओ। तो पॉइंट क्या है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको आपने कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड कर रखा है। ठीक है, चाहे जजेस एक्ट, जो जजेस केसेस की बात करें 1993, 1998, 2014, ये तीनों जजेस केसेस के अंदर आपने बोला कॉलेजियम सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। तो इसकी रेलेवेंस को और बनाए रखने के लिए थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और लेकर के आ जाओ ना, और जो क्लैरिटी है वो लेकर के आ जाओ, थोड़ा और सही रहेगा। अब देखो 9 नाम तो रिकमेंड कर दिए गए हैं, 9 नेम्स, राइट। अब डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर वो क्या एडवाइस करती हैं, वो डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में क्या अभी अपॉइंटमेंट्स का ट्रेजेक्ट्री फ्यूचर में रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है, देखो इसके अंदर सिंपल सी एक ही बात बताई हुई है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अभी 30 साल 30th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट हुई है, ऑब्जर्व की गई है। तो उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि बोले कांग्रेस पार्टी थी इसलिए ये काम हो गया। बट यहाँ पर जो राइटर हैं ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी, जिसमें हमने हमारी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया था, बोले इसके पीछे की हिस्ट्री तो थोड़ी खंगालो। बोले उसके पीछे की हिस्ट्री जो है वो है नेहरूवियन इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने मिक्स्ड इकोनॉमी तो अडॉप्ट की थी पर उसमें हमारा टिल्ट था सोशलिस्टिक, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ में लीड कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर को आपने इमर्ज होने दिया नहीं। तो ऐसे में हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी पर टेस्ट कैसा था, सोशलिस्ट का। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर क्राइसिस इतने ज़्यादा इकट्ठे होते चले गए जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो सरकारी कंपनियां थी वो बर्बाद होने लग गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया कि हमारे पास में सिर्फ 9 दिन का, मतलब इतना फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल था कि हम 9 दिन ही इंपोर्ट कर सकते थे। और उस टाइम पे 9 दिन का इंपोर्ट का जो प्रोविज़न था वो आप देखो कि हम अभी भी जो क्रूड ऑयल है ना उस पे 85% तो डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट पे है। इंपोर्ट करते हैं हम हमारी डिमांड का 85% क्रूड ऑयल। ओके, तो एक तो क्रूड ऑयल हम डिमांड इंपोर्ट कर रहे थे, उसमें कोई डाउट नहीं था। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि इंडियन कंपनीज जो थी वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी कि वो एक्सपोर्ट कर सके, और वैसे हमारी इकोनॉमी क्लोज थी उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा ओपन इकोनॉमी नहीं हुआ करती थी। और इसके अलावा हमारे पास में जब क्राइसिस आया कि 9 दिन का ही पैसा बचा है, तो हम कहाँ पहुँचे हमारी जान बचाने के लिए? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, इसमें नहीं दी हुई डिटेल मैं बता रहा हूँ आपको। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF के पास पहुंचे और उन्होंने फिर बाद में हमारे ऊपर कंडीशन अप्लाई की कि आप अपनी इकोनॉमी को लिबरल करो, ओपन करो और प्राइवेट सेक्टर को आप एनकरेज करो। तब जाकर के हमने मजबूरन LPG पॉलिसी अडॉप्ट की थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बोला क्राइसिस में आ गई और ये रियलिटी है। तो देखो PV नरसिम्हा राव जी उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो 1991 में जो LPG पॉलिसी थी उसके पीछे ये थोड़ा सा सिनेरियो हम बता सकते हैं, राइट। दूसरा, यहाँ पर एक कोटेशन दिया जा रहा है विक्टर ह्यूगो का यहाँ पर, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थे ना हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था 1991 में PV नरसिम्हा राव जी ने। और वो कोट क्या है उससे आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। जिस चीज़ को होना है ना उस चीज़ को होने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब होने को कोई नहीं टाल सकता। ये चीज़ तो हमारी खुद की कहावत है, विक्टर ह्यूगो को इतना कोई कोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो होनी तो है, वो तो सिचुएशन बन गई थी। दूसरा, फिर बाद में ब्लेम गेम चलता है कि GST को लाने की बहुत कोशिशें की थी UPA ने, ऐसे तो ठीक है, पर वो नहीं ला पाए। पर उस टाइम पे भी सिचुएशन, अब मैं यहाँ पर राइटर को काउंटर करने की कोशिश करूँगा कि UPA में आइडिया तो GST का UPA की जो मेन लीडिंग पार्टी थी उन्हीं की थी ना, कांग्रेस का ही तो था। पर वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उस टाइम पर UPA खुद क्या था, कांग्रेस खुद एक पैरालाइज्ड पार्टी थी। वजह कि उस टाइम पर कम्युनिस्ट जो थे उनका भी इनके साथ में सपोर्ट था। अब कम्युनिस्ट हैं वो तो पूरा का पूरा प्राइवेट LPG पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ जाके दिखाई देते हैं। डी राजा का हम आर्टिकल डिस्कस करते रहते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, वो एक ही चीज़ कहते हैं, बोले कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। तो GST का आइडिया दिया तो
इन्होंने ही था ना, कांग्रेस नहीं, पर वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इनके पास में क्या थी, वहाँ पर ये मेजोरिटी में फुल फ्लेजेडली नहीं थी। और अभी एनडीए ने क्यों इम्प्लीमेंट कर दिया? क्योंकि बीजेपी इकलौती बड़ी पार्टी थी, बाकी और पार्टीज अगर इग्नोर भी करती या फिर फेवर भी नहीं करती तो वो अकेली की दम पे निकाल लेती, राइट। तो मेजोरिटी जिसके पास होती है ना, वो देखो डेमोक्रेसी में वैसे रूल करता है, राइट। तो यहाँ पर ये ब्लेम गेम ज़्यादा था। खैर हमारे पास में तो जो चीज़ें थी ना मेन, वो हमने देखी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से संबंधित एक बार एक आर्टिकल आप जरूर पढ़ लेना है 1991 में एलपीजी पॉलिसी को। अच्छा, एक चीज़ आप बताओगे कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है एंड करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, इन दोनों के बारे में एक बार डिटेल में आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंडिया ने कितना अचीव कर लिया। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो देखो 100% चल रही है, तभी हम ट्रेड कर पाते हैं पूरा किसी भी कंट्री के साथ में। बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो अभी भी रुकी हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ो और मुझे बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बाकी तो देखो मुद्दा जो सुनंदा पुष्कर की मतलब सुसाइडल केस था 2014 में, तो उनके पति जो हैं शशि थरूर, उनके खिलाफ में केस चल रहा था कि बोलो उन्होंने इंस्टिगेट किया, बहुत ज़्यादा उकसाया, तो उन्होंने सुसाइड किया। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बोला एविडेंसेज ही बिल्कुल ही आपके पास में फ्लिम्जी है। दैट मीन्स कोई भी ऐसे सॉलिड एविडेंसेज नहीं है जिनके बेसिस पे शशि थरूर के खिलाफ में सुनवाई की जाए। तो उनको फ्री कर दिया गया है उस केस से, ओके। तो इस डिस्कशन में जो था वो हमने देखा। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आपको एडिशनल कुछ एक दो चीज़ें बताऊं, ठीक है। तो थैंक यू, बस बने रहिए साथ में, थैंक यू।